चलिए तो आइए देख लेते हैं महागठबंधन में हार का विश्लेषण क्या है। महागठबंधन की हार के बहानों और साइड इफेक्ट का विश्लेषण। राजद का एमवाई फैक्टर कमजोर हुआ है। 2025 विधानसभा चुनाव में कुल मुस्लिम उम्मीदवार 19 और कितने जीते 2। कुल यादव उम्मीदवार 51, जीते कितने 7, यानी बड़ा नुकसान। दूसरी तरफ एनडीए का एमवाई फैक्टर मजबूत हुआ है। अगर हम देखें तो महिला और युवा 71% पूरे चुनाव में इन्होंने वोट डाला और युवा ने 23% डाला। और एनडीए की जीत में इस एमवाई की यानी महिला प्लस युवा की सबसे बड़ी भूमिका है। जिस जेनजी को आह्वान राहुल गांधी कर रहे थे वो जेनजी मोदी के साथ निकला है। अब इसका एक बड़ा इंपैक्ट है। आइए और अब मैं आपको बताता हूं कि वोट चोरी क्या वाकई मुद्दा था। 2010 का विधानसभा चुनाव बीजेपी लड़ी 102 पर, जीती 91 और स्ट्राइक रेट था 90%। यही आज कहा जा रहा है ना। अजय माकन ने बोला बीजेपी का स्ट्राइक रेट देखिए। मैं साल 2010 में कह रहा हूं तब माकन साहब की सरकार थी, यूपीए 2 थी, तब बीजेपी का स्ट्राइक रेट 90% था और आज बीजेपी का स्ट्राइक रेट 88% है। जबकि बीजेपी चुनाव लड़ती है 101 सीटों के ऊपर, 2025 के विधानसभा में जीतती है 89, स्ट्राइक रेट 88% आता है। केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, यानी यूपीए के सरकार में बीजेपी का स्ट्राइक रेट अच्छा था, मोदी की सरकार में 1-2% कम हो गया है। और अजय माकन करें 90% से ज्यादा कैसे आ सकता है, यानी 2010 में 90% ही था। कांग्रेस पार्टी को यह समझना पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं आकलन करना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी तय करनी पड़ेगी। आइए आज का बड़ा सवाल क्या है। आज का बड़ा सवाल यह है महागठबंधन ना हवा का रुख समझ सका और ना घर के मतभेद भुला सका। यही सबसे बड़ी बात है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मेरे साथ इस चर्चा के अंदर है। सुजाता पांडे मेरे साथ इस समय जानी मानी राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका अभिनंदन है। जयंत जिज्ञासु प्रवक्ता राजद के हैं मेरे साथ, फराज किदवई प्रवक्ता मेरे साथ समाजवादी पार्टी के हैं, शदाब चौहान एआईएमएम के हैं, सतीश के सिंह जाने माने वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका भी अभिनंदन है। इस चर्चा की मैं शुरुआत करता हूं। जयंत जी, आज की चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। तेजस्वी बाबू को आपने नेता चुन लिया, ऐसा लग रहा है कि आप लोग हार का भी बहाना ढूंढ रहे हैं। बार बार कह रहे हैं वोटिंग परसेंटेज हमारा जाता है लेकिन सीटें कम कैसे हैं। ऑब्वियसली 140 सीटों पर जब आप चुनाव लड़े तो वोटिंग परसेंटेज आपका ही ज्यादा आएगा। 2015 में वोटिंग परसेंटेज बीजेपी का ज्यादा था लेकिन सीटें कम थी क्योंकि ज्यादा सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ी थी। देखिए, हम लोगों को जिन लोगों ने भी बिहार में वोट किया है उन सब के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं। जिन लोगों ने नहीं किया उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और अगले 4-5 वर्षों में हम अपनी पार्टी के कार्यक्रम, नीति, सिद्धांत, अपनी पुरानी उपलब्धियों के साथ उन लोगों के बीच जाएंगे, सीधा संवाद करेंगे। हमारे नेता बीच में कहीं कोई मध्यस्थता नहीं, कोई हस्तक्षेप नहीं, और उनका दिल जीतने का हम प्रयास करेंगे। और चाहे महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, प्रौढ़ हो, नौजवान हो, नवयुवती हो, सबने हमको समर्थन किया और इसीलिए हम इतने बड़े पैमाने पर वोट अर्जित करने में कामयाब रहे। लेकिन यह व्यवस्था का चुनाव था, यह तंत्र का चुनाव था और यह नतीजे अविश्वसनीय हैं और सुप्रबंधित हैं। इसलिए लोगों का शक गहराता है। क्यों है? हम जनादेश को स्वीकार तो करते हैं लेकिन इसका स्वागत नहीं कर सकते। क्यों है आपके लिए? आपके घर में बिखराव था, आपका गठबंधन ठीक से नहीं हुआ था, फ्रेंडली आप फाइट कर रहे थे। अब बड़ा भाई छोड़ के चला गया था पार्टी और उसको पार्टी से निकाल दिया गया था। नहीं, आप 5 फ्रंट पे तो घिरे ही हुए थे। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू थी जो कि मिलकर चुनाव लड़ रहे थे अच्छे से और बीजेपी की चुनावी मशीनरी थी। नहीं, ये बात आपकी दुरुस्त है कि कई जगहों पर दोस्ताना संघर्ष हुए, उनको टाला जा सकता था और बेहतर समन्वय के साथ हम इस चुनाव को लड़ सकते थे। इन सारे मसलों पर आज मंथन हुआ और जितने उम्मीदवार हमारे थे उन सब ने तो आप ही ने अच्छी नहीं करी ना। बात तो पूरी होने दीजिए मिस जी। मैं तो आप ही को सुना, 2-2.5 मिनट सुना आपको जो कह रहा हूं। देखिए, व्यवस्था तो आप ही ने अच्छी नहीं करी और अभी कांग्रेस बहाना दे रही है वोट चोरी का। 2000 में देखिए, मैं कुछ आंकड़ों के साथ बैठता हूं और आंकड़े क्या कहते हैं। 2010 का विधानसभा चुनाव था, बीजेपी 102 पर लड़ी थी, जीती 91 और बीजेपी का स्ट्राइक रेट आया 90%। और इस बार बीजेपी 101 पे लड़ी, जीती 89, स्ट्राइक रेट आया 88%, 88%। अब आप बताइए, 90% का स्ट्राइक रेट था, कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी और इलेक्शन कमीशन बीजेपी के लिए काम कर रहा था। क्या इसका बहाना है बताइए? मतलब बहानेबाजी है ना, अपना आकलन नहीं करना और बहाने देना।
आप एक साथ बोल लीजिए 15 वाक्य, उसके बाद मैं शुरू करूंगा। बोलिए बोलिए आप। लेकिन अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं आपसे बिल्कुल ये कह रहा हूं क्या आप कि बोलिए, आपकी यह कटन। चुनाव शुरू से यह चुनाव शुरू से असमान प्रतिस्पर्धा का चुनाव था, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था। पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि 5 वर्षों में नीतीश जी को और भाजपा के लोगों को लगा कि महिलाओं की दुर्गति हो गई है बिहार में, इसलिए उनके खाते में जीविका वाली दीदियों को हमको 10,000 देना है और चुनाव के बीच अलग अलग तिथियों में देना है। उससे बड़ा संयोग यह है कि चुनाव आयोग को यह लगा कि महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, बढ़ाने के लिए 1,80,000 जीविका दीदियों को हमको उनकी सेवाएं लेनी है। उससे भी बड़ी विचित्र बात यह हुई कि चुनाव आयोग के तमाम पुराने नियमों को ध्वस्त करते हुए पोलिंग बूथ पर अंदर के अहाते में टेबल लगाकर जीविका दीदियां बैठी और उनकी हथेलियों में जो मेहंदी लगी हुई है उसमें तीर का, कमल का निशान, कहीं पर मांझी जी की पार्टी का चुनाव चिन्ह, कहीं पर हेलीकॉप्टर, इस तरह से मैनिपुलेट किया गया। तो हम कह रहे हैं कि इस पर अगर आंख बंद हो जाए तो फिर इस चुनाव और हरियाणा में पड़ेगा आपको। मैंने अच्छा वक्त दिया अपनी बात को रखने का। सुधांशु त्रिवेदी, ये 10,000 चुनाव था और आपने इलेक्शन कमीशन आपके साथ गलबैया कर रहा था। इनके घर में कोई मतभेद नहीं था, इनका सब कुछ ठीक था। बड़ी खबर, तेजस्वी यादव को चुना गया है विधायक दल का नेता, सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना है और एक लाइन में प्रस्ताव करा। बैठक में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी यादव और मीसा भारती यादव भी मौजूद रही हैं, यानी परिवार के 3 धड़े मौजूद रहे हैं। सीधे तौर पर तेजस्वी यादव को मिला है लालू यादव का साथ, तो परिवार में बेटे के साथ पिता खड़ा है। लालू यादव तेजस्वी यादव के साथ गए हैं। इससे पहले उनकी बहन ने गंभीर सवाल खड़े करे थे तेजस्वी यादव के ऊपर, लेकिन और तेज प्रताप यादव भी सवाल खड़ा कर चुके हैं, लेकिन और बाकी 2 बहनें भी छोड़ के आ गई हैं घर। लेकिन इसी बीच लालू यादव तेजस्वी यादव के साथ खड़े हैं, बेटे के साथ खड़ा है पिता, बेटियों के साथ कौन खड़ा है यह सवाल जरूर पूछा जाएगा। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी तेजस्वी यादव ही हैं और लालू यादव ने बोला है आगे भी राजद वही चलाएंगे। ये बात का आपका जवाब देने से पहले मैं एक वाक्य में जैन जी की उस बात का जवाब दे दूं जो उन्होंने महिलाओं के लिए कहा। महोदय, सिर्फ महिलाओं के लिए ऐसा नहीं था, 10,000 रुपए से ही कोई फर्क पड़ने वाला था। नीतीश जी की सरकार आने के बाद बच्चियों को साइकिल देने से लेके, शिक्षण संस्थाओं में उनको स्थान देने से लेके, बिहार सर्वाधिक महिला रिप्रेजेंटेशन वाला राज्य है। एक दौर में बिहार में महिलाओं को जान और सम्मान की रक्षा की चिंता करनी पड़ती थी, आज सबसे ज़्यादा पुलिस में महिलाएं हैं। मोदी जी के आने के बाद से पिछले 11 साल से उज्ज्वला योजना से लेकर, शौचालय से योजना से लेकर, अगर आप देखें मुद्रा योजना से लेकर, ड्रोन दीदी से लेकर लखपति दीदी तक जो कुछ भी हुआ है। और एक बहुत बड़ा फैक्टर जो आप लोग अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं, ये जो नशाबंदी लागू हुई, नशाबंदी से घरेलू हिंसा में भारी कमी आती है और महिला के मन में एक विश्वास आता है। ठीक है, चोरी छुपे लोग पीने का प्रयास करते हैं। कई महिलाओं ने बोला ये तो सब हमारे पति का प्रॉब्लम है। व्यवस्था का चुनाव था सुधांशु त्रिवेदी, व्यवस्था का चुनाव था ये। नहीं, मैं उस पॉइंट पे भी आ रहा हूं। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर की जो पहली कैजुअलिटी होती है वो महिला होती है। अगर कोई बेचारी साधारण सी महिला जा रही है और उससे कोई छेड़खानी या चीना झपटी करना चाहता है, जैन जी, ये राहुल गांधी और तेजस्वी जी को समझ में नहीं आया, जात पूछ के नहीं होती है छेड़खानी, उस समय उसके लिए एक महिला होती है। इन दोनों चीजों पर जो काम हुआ था उससे महिलाओं में एक विश्वास आया था। अब रही बात इसकी कि जो ये कहने का प्रयास कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं, आपको लगता मतदाता सूची, इलेक्शन प्रबंधन, तो क्या महागठबंधन चुनाव की घोषणा तो छोड़िए, चुनाव की तिथि से पहले अपने गठबंधन के समीकरण सूची स्थापित कर पाया था? नहीं। अपने मतदाताओं की प्रत्याशियों की सूची जारी कर पाया था? नहीं। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को लिए खींचातानी होती रही चुनाव के दौरान। भाई साहब, आप मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से लेके गठबंधन के सहयोगियों से लेके प्रत्याशियों की सूची तक तैयार न कर पाए और दूसरी सूची के ऊपर बात करने का प्रयास करें। भाई साहब, तेजस्वी जी को घोषित करने के बाद राहुल गांधी जी का मुझे तो नहीं ध्यान है उस दिन कोई ट्वीट था, मतलब राहुल गांधी का समर्थन नहीं था, ना प्रेस में बोले ना उसमें बोले। उसके बाद जिस ढंग से इन्होंने क्या कहते हैं आपके मुकेश सहनी जी ने, और एक और मैं यथार्थ कहना चाहता हूं,
ये जो राजनीति के विश्लेषक हैं, जो चश्मे लगाए हैं, उनको भी बहुत संभल के चलना चाहिए, जो इस समय मोदी विरोध के चश्मे लगा के जो लोग बैठे हुए हैं। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो राहुल गांधी लड़ाने का प्रयास कर रहे थे जातियों के आधार के ऊपर, आज किस वर्ग का किससे संघर्ष है, इसे समझने की जरूरत है धरातल पे। वो 50 साल पुराने या 70 साल पुराने चश्मे से आप देखेंगे तो आज की दुनिया आप समझ ही नहीं पाएंगे। जैसे मैं किसी का नाम लेकर लड़ाने की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ कोट कर रहा हूं। मुकेश सहनी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि मल्लाह समाज की अधिकतर प्रताड़ना यादव समाज के द्वारा हुई है, इसलिए वोट ट्रांसफर में समस्या आ रही है। भाई साहब, वोट नहीं ट्रांसफर हो रहा था आप लोगों का, यह समस्या थी। और जितने प्रतिशत वोट को लेकर कह रही है राजद, तो इनका तो जो बेस वोट है उससे कम है ये। इसका मतलब जो आप क्लेम करते थे कि 14% प्लस 38-30%, तो 34 तो वहीं पे हो गया भाई। तो उतना वोट तो मिलना ही चाहिए था, अगर उतना ही मान लिया जाए। इसलिए मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं। और मैं एक बिंदु और कह दूं। देखिए, लालू प्रसाद यादव जी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, हम लोग बहुत यंग एज के थे, बच्चे थे, तब वो गरीब गुरबा के नेता कहलाते थे। वहां से उन्होंने संकुचित किया अपने को, फिर हुए पिछड़ों के नेता, क्योंकि दलित उनसे अलग हुए थे, पासवान जी वगैरह अलग। फिर अपने को और संकुचित किया तो केवल यादवों के नेता बने, क्योंकि जब नीतीश कुमार जी और अन्य अलग हो गए। और फिर जब सत्ता देने की बात आई तो केवल परिवार के नेता, राबड़ी जी को सत्ता दी, कोई यादव समाज का भी व्यक्ति नहीं मिला। और आज स्थिति ये हो गई कि वो एक बेटे के नेता रह गए। परिवार में दूसरा बेटा और दूसरी बेटी बाकायदा चली गई। तो आप सोचिए, क्रमिक ह्रास यानी ग्रेजुअल किसी का डिसोल्यूशन क्या होता है, कद का वो दिखाई पड़ता है। पूरे समाज के गरीब गुरबा के नेता से आज परिवार में एक बेटे के नेता रह गए लालू यादव। उनको बेटे तक सीमित कर दिया गया। और रोहिणी आचार्य ने जो बातें बोली है वो भी बहुत बड़ी है। वो कह रही है चप्पल दिखाई, ये सब कुछ हुआ। नहीं, अमीश जी, मैं बहुत मुख्तसर आपसे कहना चाह रहा हूं कि अगर हम लोग इस तरह से बहस करेंगे राजनीतिक मर्यादा के परे जाकर, तो हम लोगों को राजनीतिक परिवार के निजी मामलों को अगर इस तरह से डिस्कस करना है तो मैं समझता हूं कि ये ठीक बात नहीं है। हमने कभी नरेंद्र मोदी जी के परिवार पर कुछ नहीं कहा। जब प्रमोद महाजन जी के परिवार में उनके भाई ने जो कुछ किया, हमें उस बात की पीड़ा हुई कि ये विचित्र बातें हो रही हैं। हम कह रहे हैं कि हमारा परिवार सक्षम है अपने सभी मामलों को बहुत ही गरिमा, मर्यादा और सूझबूझ के साथ सुलझाने के लिए। हमारी सभी बहनें प्रिय हैं, आत्मीय हैं, और तेजस्वी जी का उनके साथ जो भी रिश्ता है और हम सब का, वो आजीवन कायम रहेगा। लेकिन मैं यहाँ दूसरी बात कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि लालू प्रसाद जी को यथास्थितिवादी लोग अगले 200 वर्षों तक माफ नहीं करेंगे। मैंने रिपोर्टिंग करी है राहुल महाजन बिहार की राजनीति के व्याकरण को हमेशा के लिए उन्होंने बदल कर और उसको रिपोर्ट करा गया था। लेकिन देखिए सार्वजनिक रूप से, और देखिए रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ चुकी हैं आपकी टिकट के ऊपर, मामले के बारे में कोई बात नहीं कही है। हम आपसे कह रहे हैं, नहीं, मैं आपने प्रमोद महाजन की हत्या का जिक्र किया, राहुल महाजन का जिक्र किया, उसकी पीड़ा हुई, उसका शोक रहा लालू जी से लेकर सबको। मैं आपसे कह रहा हूं, फिर आता हूं भाई। नहीं, आप जयंत, मैं एक बात तो कहने दीजिए ना भाई। आप पॉलिटिकल बात बोलने ही नहीं दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि 14 लाख विषय बन गया ना, चुनाव में हार हुई, रोहिणी आचार्य आपकी टिकट पे चुनाव लड़ी थी, तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी बना के बैठे हुए हैं। लोग पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, आदिवासी और पसमानदा के लोग हैं। ये 40,000 करोड़ की समानांतर अर्थव्यवस्था चल रही है, शराब माफिया, एक्साइज डिपार्टमेंट और चुनावों में आपने मुद्दे को उठाया। ये तो मैं नहीं कह रहा हूं, ये जो कह रहे हैं कि महिलाओं को हमने शांति दी, खुशहाली दी, नहीं भाई, उन परिवार से जाके पूछिए कि बच्चों का भरण पोषण कैसे हो रहा है, उनकी शिक्षा का फीस कैसे जा रहा है, घर में एक कमाने वाला है जेल में ठूस दिया गया है। ये कैसी बातें हो रही है भाई? ओके सुधांशु जी, देखिए, पहली बात तमाशा बना दिया है। कहना चाहता हूं, परिवार को हम वोट से हराया गया हमारे उम्मीदवार को। परिवार के जन जी शांति। नहीं, हर बूथ पर 50 वोट परिवार के लोगों ने स्वयं आकर टिप्पणियां की हैं। महोदय, आप जो हमारे, क्या प्रमोद महाजन जी के किसी बेटे या बेटी ने आकर यह कहा कि मेरे पिता ने मुझे चप्पल दिखाई? ये आपका अंदरूनी मामला सार्वजनिक परिवार ने किया, हम नहीं बोल रहे परिवार के मामले। हमने टिप्पणी करना चाहते। तेज प्रताप जी ने कहा कि जयचंद है और ये इस ढंग की बातें हैं। मैं पूछना, देखिए कभी हमारे यहाँ जब जो आपके परिवार के सदस्यों ने सार्वजनिक टिप्पणियां की,
अरे मैं ये नहीं कह, मैंने तो आप सिर्फ ये सुधांशु कहा जी, ना आप कहां तो से इतने कहां तक परिपक्व पहुंच गए हैं, ये मैंने सिर्फ सम्मानित बताया। साथी हैं, क्या हम अरे लोगों भाई, को मैं इस इसीलिए पर कह बहस रहा हूं। करनी चाहिए? हमने सुधांशु ये जी, मुद्दा मैं नहीं तो ये कह बनाया रहा है। हूं। मैं कह रहा हूं बिल्कुल करने की आवश्यकता तो नहीं मैं है, तो कह रहा क्योंकि हूं कि वहां सब उसको- कुछ शीशे की तरह साफ है, उसको बहस की सुधांशु गुंजाइश जी, नहीं है। जैन अब आइए जैन मुद्दे एक एक पे करके हुए। बीजेपी अब मुद्दे एमपी पे आपके आइए बीच में भाई नहीं साहब। बोल रहे। किसी ओके, चीज ही इज आल्सो के वेरी सीनियर। आप भी कौतूहल और वरिष्ठ हैं। गॉसिप का विषय हो जैन सकता जैन है। एक सेकंड, सर, मैं आपके एक एक करके। ओके सुधांशु, आप अपनी बात को रखिए। आप सुनिए, जो लोग ये कहते हैं कि नशाबंदी के बाद समानांतर अर्थव्यवस्था चल रही है, जैन जी आप राजद के प्रवक्ताओं में थोड़ा भिन्न हैं और आप उस ढंग से उस ढंग की डिबेट नहीं करते जैसे आपके यहाँ के कुछ ऐसे प्रवक्ता थे जिन्होंने बहुत ज्यादा वैसा किया। तो मैं एक बताना चाहता हूं आपको भाई साहब, अगर वैसे देखें तो स्मगलिंग का एक्ट है, कॉफी पोसा भी है, एंटी थेफ्ट एक्ट भी है, स्मगलिंग की भी अर्थव्यवस्था चलती है हजारों करोड़ की। तो मतलब स्मगलिंग का और चोरी का कानून खत्म कर देना चाहिए, स्मगलिंग का कानून खत्म कर देना चाहिए। ऐसा नहीं होता, क्योंकि स्मगलिंग का एक्ट है तो स्मगलिंग खुल के नहीं हो पा रही है। शराबबंदी का एक्ट है। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है पटना से, बड़ी खबर आ रही है पटना में। लालू के आवास में कार्यकर्ताओं का जबरदस्त हंगामा हो गया है। लालू यादव के घर के बाहर कार्यकर्ताओं का हंगामा है। छपरा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन और हंगामा कर डाला है। संजय यादव के खिलाफ प्रदर्शन और नारेबाजी हो रही है। तस्वीरें वहां से सामने इस समय आ रही है, लाइव आइए देख लेते हैं। लालू यादव के घर के बाहर कार्यकर्ताओं की नारेबाजी। और एम्बियंस ऑफ करिए प्लीज। आओ बैठो जाओ।